हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी एजुकोर। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे, राइट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे, तो इस लेक्चर में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप उसमें पढ़ेंगे अपन कि मीडियम का इफेक्ट क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था, वैक्यूम के बारे में पढ़ा था कि वैक्यूम में कैसे कूलॉम्स लॉ वर्क करता है। फिर मैंने बताया था जो परमिटिविटी होती है वो तो क्या होती है, मीडियम प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में चेंज होती रहेगी। तो मीडियम का इफेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, कि यदि एक से ज़्यादा चार्ज हैं तो अपन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर चार्ज डेंसिटीज़, उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ इन मीडियम। ठीक है, अब देखो यदि मेरे पास वैक्यूम था तो मैंने जो फोर्स लिखा था वो लिखा था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 के बीच में फोर्स, जो K लिखा था, इस K की वैल्यू लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जब वैक्यूम की बात हो रही थी। ठीक है, लेकिन यदि मीडियम में है तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो इन अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। फिर एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जो एप्सिलॉन है वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन आर क्या है, तो ये इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है, तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये बात समझ में आ गई। तो जब वैक्यूम होती है तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस केस में फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बजाय एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यदि एप्सिलॉन की वैल्यू रख दोगे तो आपका जो फोर्स आएगा वो फोर्स आ जाएगा K क्या हो जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो पहले फोर्स आ रहा था उसके कंपेरिजन फोर्स क्या होगा 1/एप्सिलॉन आर। ठीक है, आगे बात समझ में। यदि मैं इसको F मानूँ, इसको मैं F डैश मानूँ, तो F डैश है ये क्या हो जाएगा F अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो गया, फोर्स कम हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो होती है 1 से लेकर के इन्फिनिट। सही है, ये वैल्यू होती है 1 से लेकर के इन्फिनिट। ठीक है, 1 to इन्फिनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 लगा रखा है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपने पास क्या है 1 से लेकर के इन्फिनिट। 1 कब होती है, 1 होती है अपने पास वैक्यूम के लिए। वैक्यूम में क्या था, ओनली एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन आर तो था ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 था। तो वैक्यूम के लिए होती है 1। जो एयर होती है उसके लिए होती है अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, तो 1 के पास ही लेते हैं उसके लिए। ठीक है, वाटर के लिए वैल्यू होती है 81। जनरली लिखा होता है 81, कई जगह 80 या 82 लिखा हो सकता है, लेकिन जनरली लिखा होता है 81। ठीक है, फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिट। सही है, आगे समझ में। ये आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम के लिए 1 है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, एप्सिलॉन आता ही नहीं है। एयर के लिए भी अपन 1 ही मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट 1 ही होती है। ठीक है, फिर मेरे पास आती है वाटर, वाटर के लिए 81 ले रहे हैं अपन। ठीक है, मेटल या कंडक्टर के लिए होती है इन्फिनिट। सही है, चलो अब जो इन्फिनिट है इसका क्या मतलब है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो इन्फिनिट की वजह से क्या हुआ, इन्फिनिट की वजह से क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिट आ गया, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो यदि आपके पास इधर एक Q1 चार्ज है, इधर एक Q2 चार्ज है, इधर बीच में क्या है, मेटल है, तो ये चार्ज एक दूसरे पे अपना इफेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा पाएंगे, ये सील्ड करेगा इसको। ठीक है, इसको बोल देते हैं सील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रो सील्डिंग। आगे बात समझ में। तो और ये फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर, ये मैंने बता ही चुका हूँ। ठीक है, इन केस ऑफ मेटल एंड कंडक्टर फोर्स विल बी 0, चार्ज डोंट अफेक्ट ईच अदर इफ मेटल इज इन बिटवीन, मेटल डू इलेक्ट्रो सील्डिंग। ये बात समझ में आ गई। क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिट है तो फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब एक चार्ज दूसरे फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका मतलब एक चार्ज दूसरे को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो एक तरीके से सील्डिंग हो गई, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रो सील्डिंग। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज F व्हेन दे आर पुट इन एयर व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दोज इफ दे पुट इन वाटर। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई 2 चार्ज हैं। ठीक है, मान लेता हूँ चार्ज क्या है Q1 Q2 है, इनके बीच में फोर्स कितना दे रखा है, उसने दे रखा है F। तो एयर वैक्यूम के केस में ना, वैक्यूम या एयर सेम ही मान लेते हैं। ठीक है, तो एयर के केस में F क्या हो जाएगा, F आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन, मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच में R रही होगी, तो R स्क्वायर। फिर कह रहा है कि ये जो चार्जेज हैं इनको हमने कहाँ पुट कर दिया, इनको हमने पुट कर दिया वाटर में, तो क्या होगा, वाटर मीडियम आ गया। ठीक है, तो वाटर के केस में क्या हो जाएगा, वाटर केस में मान लेता हूँ F डैश, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ एप्सिलॉन आर के बारे में, तो अपन ले लेते हैं 81। ठीक है,
तो एप्सिलॉन आर कितना है 81, तो ये आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 81 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास, अच्छा ये वाली वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो क्या एफ, तो ये होगा एफ अपॉन 81। तो जो नया फोर्स आएगा मेरे पास, फोर्स बिटवीन दैम इन वाटर क्या हो जाएगा एफ अपॉन 81 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, वाई आयनिक सॉल्ट्स आर इजीली डिजोल्व इन वाटर एक्सप्लेन। अच्छा अब देखो इसकी जो एक्सप्लेनेशन अपन ऐसे दे सकते हैं कि एक्चुअली में यदि मेरे पास जो आयनिक सॉल्ट है वो वैक्यूम में है तो फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रखा है प्लस माइनस, आयनिक सॉल्ट में क्या होता है एक प्लस होता है, ठीक है। तो आयनिक सॉल्ट जो है उसमें एक प्लस है एक माइनस है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कुछ अट्रैक्शन फोर्स मान लेते हैं एफ लग रहा है। जैसे आपने उनको वाटर में रखा तो फोर्स कितना हो गया F/81, इसका मतलब फोर्स कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब वो आसानी से टूट सकते हैं, आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई कि पहले यदि फोर्स एफ लग रहा था तो वाटर में जैसे ही पुट करोगे तो फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाता है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 टाइम्स कम हो गया। तो यदि अट्रैक्शन कम हो रहा है तो आसानी से उसको तोड़ सकते हैं, सही है। तो रीज़न क्या है, अट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड, इसलिए वो क्या होते हैं आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज एफ इन वैक्यूम, सही है। वाट फोर्स विल वन चार्ज विल अप्लाई ऑन अदर चार्ज इफ दे आर पुट इन ए मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5, एक्सप्लेन। चलो अब देखो इस चीज़ को एक बार ध्यान दो, मीडियम में क्या होता है एक्चुअल में, ये कह रहा है कि फोर्स एफ है, ठीक है, वैक्यूम में। तो फोर्स Q1 मान लेता हूँ, एक Q2 मान लेता हूँ, वही आर डिस्टेंस मान लेता हूँ, कुछ नहीं दे रखा। तो ये कह रहा है कि फोर्स एफ है, तो फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब ये क्या है वैक्यूम का केस है, जब मीडियम की बात होगी तो मीडियम में फोर्स क्या जाएगा, फोर्स मान लेते हैं वही एफ डैश, तो हो जाएगा, अच्छा ये सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि 5 है, इसका मतलब 5 टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये फोर्स हो जाएगा F/5। तो ये फोर्स हुआ है 1/5, ये नेट फोर्स है, सही है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक चार्ज है दूसरे चार्ज पे तो उतना ही फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन नेट फोर्स कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि आपने मान के चलो कि ये Q1 था ये Q2 था, इसके बीच में मीडियम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डाइपोल इंड्यूस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डाइपोल हो जाएंगे इंड्यूस, ठीक है, प्लस माइनस इस टाइप से। अभी वो डाइपोल इंड्यूस हुए हैं तो यदि मान लेते हैं कि पहले इसमें कुछ रिपल्सन हो रहा था इस तरीके से, सही है, ये Q1 है ये Q2 है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि इस पर कुछ रिपल्सन हो रहा था, तो ये डाइपोल जो इंड्यूज हुए हैं इन बिटवीन, ये क्या है कि कुछ अट्रैक्शन लगाएंगे, और अट्रैक्शन लगाने की वजह से जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा लेस। लेकिन एक चार्ज दूसरे चार्ज पे तो कितना लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। यदि पहले वो एफ लगा रहा था तो बाद में कितना लगाएगा, एफ लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे फोर्स क्या होगा एफ, सही है। आंसर क्या है मेरे पास एफ, ना कि F/5 आंसर नहीं है, ये बात समझ गई। नेट फोर्स F/5 हो गया, 1/5 हो गया, लेकिन एक चार्ज दूसरे पर भी कितना लगा रहा है एफ। जो फोर्स कम हुआ है वो क्यों कम हुआ है, क्योंकि बीच में डाइपोल इंड्यूस हो गए हैं, उन डाइपोल की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाता है, सही है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि पहले एफ लग रहा था तो 4F/5 अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो F - 4F/5 ये मिलाकर के F/5 बना है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये भी कई जगह क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो अब देखो एक कंसेप्ट आता है मल्टीपल मीडियम, कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, यदि एक मीडियम भरा हुआ है तब तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि जो फोर्स होगा 1/εr होगा नेट फोर्स। यदि मेरे पास एक से ज़्यादा मीडियम है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, ठीक है, इसमें अपन अभी ये नहीं जा रहे कि ये मेथड करेक्ट है कि नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि करेक्ट ही नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट ही गलत है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसे सोल्व करती हैं तो अपन उसको ध्यान में रखते हुए एक आइडिया ले लेते हैं कि कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो मीडियम में क्या होता है, यदि मैं मीडियम की बात करूँ तो मेरे पास जो फोर्स आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन आर को अंदर लेके जाओ, ये होगा Q1 Q2, एप्सिलॉन आर को आर स्क्वायर के साथ लिखा, मैंने लिख दिया इसको √ε आर का होल स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहने के बजाय कि एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ गई है,
कि पहले Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस थी R। अब मैं कह रहा हूँ कि Q1 और जो Q2 है इसके डिस्टेंस हो गई √ε/r इंटू आर। बात समझ में आई? और मैं मान रहा हूँ कि इतनी डिस्टेंस होने के बाद मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ कि ये मीडियम था, ये अब वैक्यूम हो गया। सही है? दूसरा लॉजिक समझ में आया क्या? क्या कि मैं कह रहा हूँ कि वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था वो लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 बना सकता है। मीडियम में आ जाता है एप्सिलॉन आर को अंदर लेके गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये फोर्स कुछ वैसा ही फोर्स है जो दो चार्जेस जब वैक्यूम में रखे हों और डिस्टेंस √ε/r हो, तो मैं उसको मीडियम के बजाय एज ए वैक्यूम ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है? और डिस्टेंस को बढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका लॉजिक क्या दे सकते हैं? लॉजिक कुछ ऐसा दे सकते हैं कि जैसे देखो मेरे पास वैक्यूम है, वैक्यूम में लाइट की कुछ स्पीड है, यदि आप ग्लास में लेके जाओगे तो लाइट की अलग स्पीड आएगी, राइट? तो जब मीडियम का यूज़ करते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में क्या है? वैक्यूम में है मेरे पास 3 × 10⁸। यदि मैं ग्लास की बात करूं इससे कम होती है, कुछ कम हुई, इसका मतलब स्पीड आपकी कम हो गई। ठीक है? तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि स्पीड सेम रखूँ और डिस्टेंस बढ़ा दूँ। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वैसे कुछ कंसेप्ट अपन यहाँ सोच रहे हैं कि अपन ने क्या किया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब यदि मेरे पास दो मीडियम है तो मान लेता हूँ कि Q1 है, ये है Q2, इसके बीच में मीडियम है, एक इधर मीडियम भरा हुआ है, एक इधर मीडियम भरा हुआ है। मान लेता हूँ कि ये इसकी जो इलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी है वो है εr1, इसकी εr2, ये है r1 डिस्टेंस, ये है r2 डिस्टेंस। तो जो फोर्स आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इसकी हो जाएगी √ε/r इंटू r1। तो ये हो गया √ε/r1 इंटू r1। सही है? अच्छा, इसकी जो दूसरी की हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस √ε/r2 इंटू r2, और इस पूरे का आ जाएगा स्क्वायर। सही है? तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। ये लिख रहे हैं अपन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, ये आ जाएगा √ε/r1 इंटू r1, ये r1 बाहर है, प्लस √ε/r2 इंटू r2 का स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास आ रही है ये वाली पार्ट, ये r1 के बजाय क्या हो गई, ε0r1 का रूट इंटू r1, और ये आ गई ε0r2 का रूट इंटू r2। तो दोनों का सम हो जाएगा का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? यदि मेरे पास एक से ज़्यादा मीडियम है तो कैसे करेंगे? सही है? तो ये एक तरीका है जो कुछ बुक में दिया होता है, इस तरीके से अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि यदि मल्टी चार्ज सिस्टम है, यदि एक से ज़्यादा चार्ज है, तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ऑन वन चार्ज इज कैलकुलेटेड बाई वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑल द चार्ज पार्टिकल एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक है Q1 चार्ज, एक है मेरे पास Q2 चार्ज, एक है मेरे पास Q3 चार्ज। सही है? अब यदि मेरे को Q2 पे फोर्स चाहिए तो वेक्टर सम ऑफ होगा बाकी जितने भी चार्ज वहाँ पर है उनका फोर्स का। ठीक है? और हम ये काउंट नहीं करते कि उसका आपस में इफेक्ट क्या हुआ, हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। जैसे Q1 का Q2 पे जो फोर्स आया, Q1 का Q2 पे एक फोर्स आएगा ऐसे। ठीक है? ये मान लेता हूँ दोनों से सारे लाइक चार्जेज हैं। से Q3 का भी एक फोर्स आया। ठीक है? Q1 का Q2 पे फोर्स आया, मैं इसको मान लेता हूँ F21, वेक्टर सम मतलब मान लेता हूँ वेक्टर F21, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। इसका फोर्स आया F23, फोर्स ऑन Q2 बाई Q3। ठीक है? इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो होगा फोर्स ऑन Q2। नेट फोर्स ऑन Q2 क्या हो जाएगा? तो फोर्स ऑन Q2, ठीक है, फोर्स ऑन Q2 ये बराबर हो जाएगा F21 प्लस F23। ये बस समझ में आ गई? देखिए कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये कह रहा है कि यदि मल्टी चार्ज सिस्टम है तो किसी चार्ज पे फोर्स बराबर होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द चार्ज पार्टिकल
एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि पहले Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था F21, यदि Q3 नहीं था तो, ठीक है। यदि अकेला Q3 होता तो ये लगाता, तो यदि दोनों होंगे तो दोनों का सम, एक दूसरे का कोई इफेक्ट काउंट नहीं कर रहे अपन, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो कुछ चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। पहले जितना Q1 लगा रहा था, फिर Q3 लगाएगा, दोनों हैं तो दोनों का सम, सही है। तो ये वेक्टर सम क्या देगा, फोर्स ऑन Q2 देगा। यदि मेरे पास ऐसे ही और चार्जेज होते तो सबका क्या करता मैं, वेक्टर सम कर देता, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं किस पे, ठीक है। 3 पॉइंट चार्जेज आर केप्ट एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए एंड बी, ठीक है। 3 चार्जेज हैं, ये प्लस Q है ए पे, सी पे भी प्लस Q है और बी पे माइनस Q। आपको फोर्स निकालना है ए और बी पे, ठीक है। ए और बी पे फोर्स निकालना है मेरे को, तो ए और बी पे फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले ए की बात करते हैं। तो फोर्स ए की बात करें तो देखो ए पे ये दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस है, तो अट्रैक्शन आएगा, इसका मतलब ए पे जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, सही है। फोर्स कितना आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यदि ये है ए, ये भी है ए, तो ये मेरे पास जो फोर्स आया, ये फोर्स कितना आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा मेरे पास, इसकी मैं बात करूँ तो ये आ रहा है F इज इक्वल टू, ठीक है, ये कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपन वैक्यूम मान लेते हैं, तो मेरे पास आ गया K, चार्जेज है Q और Q, तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब A पर C की वजह से जो फोर्स आएगा, ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेज है तो रिपल्सन होगा, ऐसा आएगा। चार्जेज वही मैग्नीट्यूड में सेम ही है, ठीक है, और मेरे पास डिस्टेंस भी सेम है, तो अभी भी क्या आएगा, फोर्स F ही आएगा। यदि ये फोर्स F आ रहा है तो ये भी फोर्स F आएगा, क्योंकि ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और मेरे को पता है कि यदि दो फोर्स के बीच में एंगल क्या है 120 डिग्री है, फोर्स सेम है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके बाइसेक्टर पे आएगा, और ये भी कितना आएगा F, सही है। बाइसेक्टर क्या है 60 डिग्री, इसका मतलब पैरेलल आ गया, तो जो फोर्स आएगा फोर्स ऑन ए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास F और जो आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, सही है। अब चाहो तो लिख लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, वेक्टर सम जो है, वेक्टर सम अपन करते हैं, लेकिन यदि मान के चलो अपन को इजीली डायरेक्शन पता चल जाती है तो अपन क्या करते हैं, एक्चुअली पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसके बाद में रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, सही है। वेक्टर सम अपन करते हैं, लेकिन यदि आपको इजीली डायरेक्शन पता चल जा रही है, सही है, तो अपन क्या करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। यदि मेरे पास एक्चुअल में क्या है कि वेक्टर फॉर्म से भी मैं कर सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में भी आपको पढ़ाई नहीं है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि यदि आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं चार्जेस के, तो अपन वेक्टर फॉर्म जनरली यूज करते हैं, या फिर आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर चाहिए तो, ठीक है। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन हो रही है लेफ्ट साइड, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि माइनस आई कैप। तो यदि मैं वेक्टर F की बात करूँ तो ये आ जाएगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर A स्क्वायर आई कैप, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन B पे कितना फोर्स लगेगा। B पे देखो, B को A अट्रैक्ट करेगा ऐसे, फोर्स कितना लगेगा। अच्छा A B पे यदि F लगा रहा है तो B A पे भी क्या लगाएगा F, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स आया F, आ गया समझ। चलो अब जो B है, B को C भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये भी क्या है अनलाइक चार्जेज है, तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, वही चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसमें भी क्या लगेगा F, लेकिन अब के बार एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो फोर्स ऑन B, फोर्स ऑन B कितना होगा, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो मेरे को पता है कि दोनों फोर्स सेम है, एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट क्या होता है √3 टाइम्स फोर्स, सही है। तो मेरे पास फोर्स ऑन B हो जाएगा √3 टाइम्स F, तो √3 इंटू F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू रख सकते हो आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, सही है। अब यदि इसकी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन क्या आएगी, ये 30 डिग्री एंगल पे आएगी, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों फोर्स सेम है, तो रिजल्टेंट कहता है बाइसेक्टर पे आता है। यदि आपको डायरेक्शन चाहिए तो फिर आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट देखें, 2 चार्जेस Q and -3Q आर फिक्स्ड ऑन x एक्सिस सेपरेटेड बाई डिस्टेंस d, ठीक है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड फ्रॉम Q सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स। चलो अब मेरे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 चार्जेस दिए हुए हैं, एक है Q, एक है Q,
एक है माइनस के 3Q, ठीक है। तो ये है Q, ये मान लेता हूँ माइनस के 3Q। डिस्टेंस दे रखी है D है, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D। अब आपको एक तीसरा चार्ज रखना है 2Q। उसको कहाँ रखें कि वो फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, नेट फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। अच्छा, यदि नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर यदि मैं फोर्स निकालूँ Q की वजह से और माइनस 3Q की वजह से, तो दोनों फोर्स का सम क्या होना चाहिए, वेक्टर सम 0 होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, पहले अपन ये देखते हैं कि फोर्स कब 0 हो सकता है। एक तरीका है कि मैं उसको कहाँ रखूँ, इसी लाइन के अलोंग रखूँ, लेफ्ट साइड में। इसी लाइन के अलोंग आप लेफ्ट साइड में रखोगे तो क्या होगा, मेरे पास ये जो फोर्स है, यदि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 2Q को, है ना, तो ये रिपील करेगा उसको कितने से, किसी फोर्स से, ठीक है। चलो, फिर ये अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो यदि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए तो फोर्स 0 पॉसिबल है। चलो, यदि मैं यहाँ की बात करूँ, ये रिपील करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ तो नेट फोर्स आएगा, इसका मतलब यहाँ तो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, सही है। चलो, यदि मैं यहाँ रखता तो ऐसा ही कुछ होता, ये रिपील करता, ये अट्रैक्ट करता, तो नेट फोर्स आता, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यदि मैं इस लाइन के इधर साइड रखूँ तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट माइनस 3Q, और Q क्या करेगा, रिपील। तो यहाँ पर भी क्या रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन यदि ये बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखो बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसका अपन लॉजिक देखते हैं। यदि मैं राइट साइड की बात करूँ तो देखो क्या हो रहा है, इस पे मेरे पास Q फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। Q का चार्ज 3Q से 3 गुना कम है, तो चार्ज भी कम है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है। फोर्स में क्या होता है, फोर्स में ऐसा होता है ना, KQ1Q2/r²। ये चार्ज भी कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है। चार्ज कम मतलब फोर्स कम, डिस्टेंस ज़्यादा मतलब फोर्स कम। इसका मतलब इसका जो फोर्स आएगा वो तो कम आएगा, और यहाँ चार्ज भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो ये फोर्स ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये भी बराबर नहीं हो सकते। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, इस लाइन के अलोंग होना चाहिए। ये बात सबके समझ में आ गई, क्या क्या है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चलो, अब मान लेता हूँ कि मैंने कितनी डिस्टेंस पे रखा है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने x डिस्टेंस पे रखा है। तो मान लेता हूँ कि Q से डिस्टेंस कितना मान लेता हूँ मैं, Q से डिस्टेंस मान लेता हूँ x, ये आ गया मेरे पास x डिस्टेंस, सही है। चलो, अब मेरे पास क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। Q की वजह से फोर्स क्या आएगा, K 2Q Q/x², सही है, यही आएगा। Q की वजह से फोर्स K, चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x² इक्वल टू, इसकी वजह से क्या आएगा, K Q 3Q अपॉन, ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, सॉरी Q नहीं 2Q है ना, इससे फोर्स निकाल रहे हैं अपन 2Q पे, तो ये आ जाएगा K, फोर्स निकाल रहे हैं 2Q पे, तो 2Q 3Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, D + x, D + x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, अब मेरे पास K से K कैंसिल हो जाएगा, Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो K कैंसिल, ये Q ये Q ये Q ये Q कैंसिल, ये K कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, सही है। तो यहाँ से मेरे पास बचा, इधर क्या बच गया, 1/x² इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, 3/D + x का होल स्क्वायर। दोनों साइड यदि रूट लोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू √3/D + x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो D + x बराबर हो जाएगा √3 × x, सही है। तो D बराबर हो जाएगा √3 - 1 × x। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका D/√3 - 1। बात समझ में आ गई क्या, इसका मतलब ये जो आपके पास 2Q चार्ज है उसको कहाँ रखना है, Q से D/√3 - 1 डिस्टेंस पे। ये अपने किससे निकाला है, Q से, सही है। यदि कोई पूछता कि -3Q से कितना रखना है, तो उसमें D क्या कर देते, ऐड कर देते, ठीक है। तो -3Q से लेफ्ट साइड में कितना रख रखें, D + x, x ये D ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा -3Q से कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए, सही है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास कि 4 चार्जेज हैं और 4 चार्जेज इक्वल, सबका कितना चार्ज है, Q, ठीक है। 4 चार्जेज ईच इक्वल टू Q आर प्लेस्ड एट ए 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है। चलो, अब मेरे पास क्या कह रहा है ये कि आपके पास जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है।
ठीक है, और एक क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, और आपको बताना है कि स्मॉल क्यू जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब होता है? सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितने भी चार्जेज हैं सब पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए? नेट फोर्स होना चाहिए 0, ठीक है, सब चार्ज पे। पहले सबसे पहले मैं स्मॉल क्यू की बात करता हूँ। स्मॉल क्यू पे ये जो फोर्स लगाएगा, ये कुछ इधर लगाएगा, ये बड़ा इधर लगाएगा, ये बी क्या लगाएगा? नीचे लगाएगा, और ए क्या लगाएगा? सी की तरफ लगाएगा। इसका मतलब जो मेरे पास क्यू है, स्मॉल क्यू, वो तो क्या है इक्विलिब्रियम में, उस पर तो नेट फोर्स ऑब्वियस बात है, डिस्टेंस तो सेम है, तो आप निकालोगे तो फोर्स क्या आएगा? इक्वल आ रहा है और अपोजिट आ रहा है। इसका मतलब इस पर तो फोर्स 0 है, तो ये तो क्या है इक्विलिब्रियम में है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये जो ए बी सी डी हैं, कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वर्टिसेज हैं, इस पर जो चार्ज है उस पर देखना है कि फोर्स कैसे कर सकता हूँ मैं? 0। सही है। यदि मैं पहले बात करता हूँ सी पे, अब देखो सारे क्या है कि सिमेट्रिक है, यदि आप सी पे कर लोगे तो सेम काम बी पे हो जाएगा, सेम ए पे, सेम डी पे, तो अपन सी पे चलते हैं। सी की अपन बात करें तो सी पे क्या हो रहा है? जो डी पे चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है ये ऊपर की तरफ, सही है, ये F2 फोर्स लगा रहा है। बी है वो फोर्स लगा रहा है राइट साइड में F1। जो ए है ये एक फोर्स लगा रहा है F4, और जो स्मॉल क्यू है वो एक फोर्स लगा रहा है F3। और इन सब का वेक्टर सम करें, या मैं कहूँ इन सब को जो नेट फोर्स में निकालूँ, वो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब ये जो 3 फोर्सेज हैं F1, F4 और F2, पहले अपन इसका देखते हैं, ठीक है। तो जो F1 आएगा, F1 आ जाएगा मेरे पास, F1 कितना लगाएगा? K, और F1 फोर्स कितना आएगा? K Q²/A²। और सेम फोर्स कितना किसका आएगा? जो B पे चार्ज उसका, F1 और F2 क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। B और D के फोर्स तो सेम आ रहे हैं, तो F1 और F2 जो हैं वो क्या आ गए? सेम आ गए, ठीक है। एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि सेम फोर्स है। तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 ये हो जाएगा √2 टाइम्स KQ²/A²। F4 का कितना आ जाएगा? तो यदि ये है A, ये भी है A, तो ये जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा? √2A। तो आपका फोर्स कितना आएगा? फोर्स जो F4 है, F4 आ जाएगा KQ²/√2A का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2A²। सही है। अब ये भी क्या है? 45 डिग्री पे ही है। इसका मतलब इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, इन दोनों को क्या कर दूं मैं? ऐड कर दूं। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, वो रिजल्टेंट मेरे पास आ रहा है, रिजल्टेंट ये आएगा, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ऐड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा KQ²/A² तो आ जाएगा कॉमन, तो KQ²/A² कॉमन, ये आ गया 1/2 और ये आ गया √2, 1/2 + √2। सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो, अब अपोजिट डायरेक्शन फोर्स कितना लग रहा है? F3। अब F3 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। F3 कितना आएगा? F3 मेरे पास आएगा KQ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये कितनी होती है? A/√2। A/√2 होती है, इसको निकाल लोगे ना, ठीक है भाई। इसको मान, ये 90 डिग्री है, इसको मान लो कुछ x, इसको मान लो x, तो x² + x² = A²। सही है। चलो, ये हो गया A/√2, तो A/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A/2। सही है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास आ जाएगा 2KQ अच्छा A²/2 है ना, A²/2 आएगा, A²। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये दोनों, ये जो रिजल्टेंट आए ये और ये क्या हो गए? बराबर होंगे, तो इसको बराबर कर दो। तो बराबर करोगे तो आ जाए, आपके पास आ जाएगा KQ²/A², 1/2 + √2, ये बराबर आ रहा है मेरे पास 2KQ कैपिटल स्मॉल q/A²। A² से A² कैंसिल, K से K कैंसिल। सही है। इस Q² में ये कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2 नीचे भेज दो तो आ जाएगा 1/2, तो इसको लिख सकता हूँ मैं Q/2/1/2 + √2। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q/2 ब्रैकेट 1/2 + √2। कोई दिक्कत? चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस
बाई टू जो है Q/2 में अपॉन 2 इसको अंदर भेज दो, या ऊपर वाले का जो अंदर है ब्रैकेट में उसका एलसीएम लेकर के बाहर निकाल लो। समझ में आ गया स्मॉल Q कितना होना चाहिए? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप है एक साइंटिफिक टूल, ठीक है, फॉर डिटेक्टिंग द नेचर एंड मेजर ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, तो कौन जो चार्ज है उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड को यदि अपन कंपेयर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक टूल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक डिस्क है, ब्रास की डिस्क है, ये यहाँ पर मेरे पास एक रोड है ब्रास की, सही है, और नीचे गोल्ड लीव्स है, सही है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली अपने क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पर लेके आया, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी चार्ज बॉडी है, प्लस चार्ज है, ठीक है, यदि प्लस चार्ज है तो ये यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन हो जाएगा, और इंडक्शन होगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर इसके पास तो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और अंदर यहाँ पर लीव्स के पास क्या चले जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इस पर पॉजिटिव इस पर पॉजिटिव, तो ये रिपील करेंगे, और रिपील करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर डाइवर्ज करेगा, सही है, यहाँ पर मेरे पास आ गए, इस पर पॉजिटिव आ रहे हैं, इस पर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो लीव्स क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। यदि मेरे पास एक चार्ज बॉडी में इसके पास लेकर आ रहा हूँ तो लीव्स क्या कर रही हैं, डाइवर्ज करेंगे। इसका मतलब लीव्स जो डाइवर्ज करें, इसका मतलब है कि वो बॉडी क्या है, चार्ज है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेगेटिव लाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर प्लस चला जाएगा, नीचे नेगेटिव आ जाएगा, फिर वो भी रिपील करेगा, और ये लीव्स क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगी, सही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। अब यदि मैं कंपेयर करना चाहूँ कि मेरे को कंपेयर करके देखना है कि किस पे चार्ज ज़्यादा है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं अपन, मान के चलो मैं एक दूसरी बॉडी लेके आया, ठीक है, और उस पर इस पर डाइवर्जेंस मैंने देखा, अगली जो बॉडी लेके आया उस पर डाइवर्जेंस और ज़्यादा है, डाइवर्जेंस ज़्यादा है मतलब फोर्स ज़्यादा लगा, इसका मतलब चार्ज ज़्यादा आएगा। तो जितनी ज़्यादा चार्ज की बॉडी आएगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा, तो उतना ही ज़्यादा चार्ज यहाँ पर आएगा, उतना ज़्यादा डाइवर्ज होगा। जिसमें डाइवर्ज ज़्यादा है, यदि डाइवर्ज क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब चार्ज क्या है, ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि यदि मैं ये करना चाहूँ कि यहाँ पर मैं मान के चलो कि मैंने पहले मेरे को ये चेक करना है कि मेरे पास जो चार्ज है उसका नेचर क्या है, सही है। तो क्या करेंगे अपन, पहले क्या करते हैं, इस केस में जो पहला वाला केस था उसमें तो क्या था, ये मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप था ये क्या था, अनचार्ज था। यदि मेरे को नेचर चेक करना है, क्या चेक करना है, नेचर। तो नेचर के लिए क्या करते हैं, चार्ज करते हैं पहले इसको, ठीक है, पहले इसको चार्ज करते हैं। और पहले मान लेते हैं कि मैंने ग्लास रोड से इसको टच किया, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो ग्लास रोड पे मैंने टच किया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये वाला केस मान लेते हैं कि ग्लास रोड से टच किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं दूसरी बॉडी लेके आया, जैसे ही आप दूसरी बॉडी लेके आओगे तो इस पर फिलहाल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है। अब यदि आप दूसरी बॉडी लेके आ रहे हो, मान लेते हैं मैंने नेगेटिव बॉडी लेके आए, कौन सी बॉडी लेके आए, नेगेटिव। यदि नेगेटिव बॉडी लेके आओगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज है मेरे पास इस पर, इसकी वजह से क्या है, प्लस हो गया था, ये प्लस चार्ज हो गया, तो इसकी वजह से हो रहा था। इसको बढ़ा देता हूँ कि मैंने चार्ज कर दिया और इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, सही है। इसकी वजह से मेरे पास क्या है, प्लस चार्ज है। इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, ये करके देखें एक बार, ठीक है, प्लस चार्ज है। अब मैं नेगेटिव बॉडी लेके आया, नेगेटिव बॉडी क्या करेगी, जैसे आप नेगेटिव लेके आओगे तो इसका अट्रैक्शन होगा, जैसे अट्रैक्शन होगा तो प्लस ऊपर जाएगा, इसका मतलब जो रिपल्सन वो कम लगेगा, तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो डाइवर्ज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो आप जो नई बॉडी लेके आए हो उसमें जो चार्ज है, तो जो आपने चार्ज किया था उसके कंपेरिजन में क्या है, उल्टा है, सही है, ठीक है। यदि मान के चलो आप पॉजिटिव लेके आते तो इस पर पूरे पे, अच्छा ये जो चार्ज है तो पूरे पे रहेगा, सब जगह प्लस रहेगा, राइट। जैसे ही आप क्या लेके आओगे, पॉजिटिव लेके आओगे, तो क्या करेगा, इसको रिपील करेगा, रिपील करके नीचे भेजेगा। भाई जब चार्ज कर देंगे तो चार्ज पे तो देखो, जब अपन स्टार्टिंग में चेक कर रहे थे कि बॉडी चार्ज है नहीं, तब तो इंडक्शन की वजह से सेपरेशन हुआ है। लेकिन जब मैंने चार्ज कर दिया तो ये पूरे की पूरी क्या है, कंडक्टर है, तो इस पूरे पे चार्ज है। जैसे ही मैं नेगेटिव बॉडी लेके आया तो चार्ज अट्रैक्ट हुआ, तो सारा चार्ज ऊपर की तरफ आ गया, तो ये डाइवर्ज हो रहा तो कम डाइवर्ज हुआ। यदि मैं प्लस लेके आता तो ये चार्ज क्या होता, रिपील करता और नीचे आ जाता, तो ज़्यादा डाइवर्ज होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको नेचर चेक करना है, नेचर चेक करना है, तो पहली चीज़ तो क्या है कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो क्या है, चार्ज है, सही है। इसमें यदि डाइवर्ज जो है वो यदि ज़्यादा है तो सेम नेचर है जिससे आपने चार्ज किया था, और यदि कम है तो क्या है, अपोजिट है।
ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ आती है कि गोल्ड लीव्स का यूज़ क्यों करते हैं? तो गोल्ड लीव्स इसलिए यूज़ करते हैं कि गोल्ड से क्या है कि मैं बहुत पतली जो लीव्स है वो बना सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत पतली और हल्की लीव्स होंगी, इसलिए अपन गोल्ड यूज़ करते हैं। यदि अपन को कुछ जैसे घर में एक्सपेरिमेंट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपका क्या हो जाएगा, ये टेस्ट अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो जो इलेक्ट्रोस्कोप है इससे अपन क्या क्या चेक कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं, सही है, और क्या चेक कर सकते हैं, नेचर चेक कर सकते हैं, और बॉडी चार्ज है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं। ये तीन चीज़ चेक कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन से किया था, मैं बॉडी को टच नहीं कराया, पास लेके आया। यदि मैं चाहूँ तो मैं कंडक्टर जो प्रिंसिपल अपने पास चार्जिंग का उससे मैं चेक कर सकता हूँ। उसमें क्या करते हैं, हम टच कराते हैं, उसमें इसको टच कराएंगे, टच कराओगे तो चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। सही है, आगे बात समझ में? तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, बाई टचिंग और बाई इंडक्शन विदाउट टचिंग। ठीक है, तो देर आर टू वे टू चेक द मैग्नीट्यूड एंड नेचर। समझ में आ गया कैसे काम करता है इलेक्ट्रोस्कोप? सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? गोल्ड लीव का यूज क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गया? चलो अब इसमें क्वेश्चन बनता है, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप था। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्कोप आपके पास, आपने क्या किया कि ग्लास रोड जो है उसको सिल्क को रब किया। ठीक है, और उस ग्लास रोड को क्या किया, टच किया, किससे, इलेक्ट्रोस्कोप से। तो जब आप ग्लास रोड है मेरे पास और क्या सिल्क है, जब रब करोगे तो इस पर तो क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ग्लास रोड पे आ जाएगा पॉजिटिव, उस पर आ जाएगा नेगेटिव। अब आप ग्लास रोड को टच कर रहे हो, ठीक है, इसको टच कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप से, सही है, इसको टच किया और उसने क्या किया, डाइवर्ज हुआ। ऑब्वियस बात है, जैसे आपने प्लस लेके जाओगे और टच करोगे तो प्लस उसमें जाएगा, तो रिपील करेगा और डाइवर्ज हुआ, डाइवर्ज हो रहा है। सही है, फिर क्या कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रोस्कोप को क्या किया, एक्सपोज किया एक्स रेज में, तो क्या होगा, उसके बाद करें देन एक्सपोज्ड टू एक्स रेज, तो क्या होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में गया क्या क्या है? पहले एक इलेक्ट्रोस्कोप था, मैंने क्या किया, ग्लास रोड को सिल्क को रब किया, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैंने टच कराया तो डाइवर्ज हुआ, ऑब्वियसली डाइवर्ज ही होगा। अब यदि आप एक्स रेज को एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया, एक्स रेज को क्या कर रहे हैं अपन, एक्सपोज कर रहे हैं इस पे इलेक्ट्रोस्कोप पे, तो मेरे पास डाइवर्ज है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम रहेगा। तो क्या होता है, डाइवर्ज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो डाइवर्ज जो है वो बढ़ जाता है। कैसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज एक्चुअली में क्या करती हैं, जैसे आप एक्सरेज उसमें एक्सपोज करोगे एक्सरेज इलेक्ट्रोस्कोप पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। सही है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसका प्रिंसिपल है। जैसे आपने एक्सरेज पुट किए तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, यदि एग्जिट कर रहे हैं तो पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नीचे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, डाइवर्ज और होंगी, इसका मतलब जो डाइवर्ज हो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज़। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे कि अपने पास एक चार्ज था, पॉइंट चार्ज था। अब यदि मेरे पास जो चार्ज है वो क्या हो, फैला हुआ हो, इस लाइन पे फैला हुआ हो, या सरफेस पे फैला हुआ हो, या वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो क्या करते हैं। ठीक है, उसके लिए मेरे पास एक चीज़ डिफाइन होती है, वो होती है चार्ज डेंसिटीज़। चार्ज डेंसिटी ये बताती है आपको कि वो चार्ज कैसे फैला हुआ है। ठीक है, यदि लाइन पे चार्ज है तो अपने डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सही है, इसको जनरली डिनोट करते हैं लैम्डा से। सही है, यदि मेरे पास चार्ज है dq और लेंथ है dl तो हो जाएगा dq/dl। ठीक है, या सिंपली यदि मैं चार्ज q लूँ और लेंथ l लूँ तो क्या हो जाएगा q/l। सही है, यूनिट क्या हो जाएगी q कूलाम, l मीटर, तो कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो यूनिट हो गई मेरे पास कूलाम पर मिनट मीटर। ये मान लेते हैं q चार्ज था और लेंथ क्या थी, लेंथ थी मेरे पास l। फिर आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि आपको चार्ज क्या है, सरफेस पे फैला हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होता है। उसका क्या मतलब होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, सिंपली वैसे ही जैसे चार्ज आप dq मानोगे और एरिया dA मानोगे तो dq/dA, ये चार्ज q मानोगे, एरिया a मानोगे तो q/a। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यूनिट हो गई कूलाम पर कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और जनरली डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, फिर बस आती है तीसरी, और तीसरी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होते हैं, जब वॉल्यूम में चार्ज हो। यदि वॉल्यूम में चार्ज है तो चार्ज dq है, वॉल्यूम dv है तो dq/dv या q/v।
सही है। डिनोट किससे करते हैं? रो से। सही है। ये रो कुछ ऐसा सिंबल है, ऐसा यूनिट हो जाएगी मेरे पास कूलाम पर मीटर क्यूब। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अच्छा, इसमें क्या है मेरे पास? देखो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। यदि चार्ज क्यू है, वॉल्यूम वी है, तो क्यू बाई वी। ऊपर वाले में क्या था? सरफेस फैला हुआ है। यदि मेरे पास जो एरिया है वो क्या है? ए, और चार्ज क्या है? टोटल चार्ज है क्यू, तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए। ठीक है। इस केस में क्या है? सरफेस पे फैला हुआ है। सही है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जब वॉल्यूम के अंदर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस पे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइन क्या लोगे तो लाइन चार्ज डेंसिटी। सही है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है कि जो मेरे पास कंडक्टिंग स्फेयर्स होते हैं, कंडक्टिंग स्फेयर्स जो होते हैं उसको अपन यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने अब देखा था कि कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे अपन उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होता है? रेडियली फैल जाता है और सरफेस पे चला जाता है। ये सारा चार्ज सरफेस पे ही चला गया तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है सब जगह चार्ज सेम हो, तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। इसलिए जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं हो सकते, यूनिफॉर्मली चार्जिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसका मतलब हमेशा चार्ज किस पे होगा? सरफेस पे होगा। इसलिए जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसके लिए यूज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जनरली। सही है। यदि मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करूं, इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर में होता है जहां चार्ज दिया वहीं रहेगा। तो यदि आपने अंदर चार्ज दे रखा है तो अंदर भी रहेगा। इसलिए इसके लिए जो कंसेप्ट यूज होता है वो यूज होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जनरली। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? ठीक है। आगे देखें। चलो चलो देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है मेरे पास कि एक चार्ज जो है वो फैला हुआ है, ऐसा कुछ फैला हुआ है। ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। सही है। ठीक है। ये मतलब रिंग का आधा हिस्सा, इससे मैंने चार्ज दिया उस पर प्लस 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 प्लस। तो ऑब्वियस बात है ये चार्ज किसके अलोंग हो गया? लाइन के अलोंग हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने टोटल चार्ज दे दिया क्यू। इसकी मैं मान लेता हूँ रेडियस कितनी है? रेडियस में मान लेता हूँ कैपिटल आर। सही है। और आपको क्या करना है? आपको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फाइंड करना है। यदि मैं मान लेते हैं इसके सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दूँ तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कर रहे हैं? ठीक है। देखो अब कैसे निकालेंगे। यदि मेरे पास पॉइंट चार्ज होता तो सिंपली मैं लिखता के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये रेडियस, या मतलब ये रेडियस है तो ये भी आर हो गया। तो यदि पॉइंट चार्ज होता तो मैं लिखता था के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन पॉइंट चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये तो मैं यूज नहीं कर सकता। तो तरीका क्या है? तरीका देखो ऐसा है, अपन क्या करते हैं, अपन एक छोटा सा पीस यहाँ से कट करते हैं। ठीक है। मान लेता हूँ मैंने जो पीस ये कट किया है ये थीटा एंगल पे किया है और डी थीटा का किया है। सही है। तो ये जो मैंने कट किया है ये मैं कुछ कट कर देता हूँ थीटा एंगल पे। ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, तो छोटा कर देता हूँ मैं। ये बहुत छोटा है। ठीक है। थीटा एंगल पे कट किया है और कितना कट किया है? डी थीटा का कट किया। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरे पास, यदि मैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालूँ तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी पाई आर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगी मेरे पास टोटल चार्ज है क्यू अपॉन लेंथ, लेंथ है पाई आर। ठीक है। आगे बात समझ में? इसका मतलब 1 यूनिट पे कितना है? क्यू अपॉन पाई आर चार्ज है। तो इस पे कितना होगा? ये आर, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर 1 यूनिट पे इंटू लेंथ है आर डी थीटा। ये हो जाएगा क्यू अपॉन पाई डी थीटा। इतना चार्ज मेरे पास इस पर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अब इसमें फोर्स निकालना चाहूँ तो फोर्स कितना होगा? फोर्स इस पे इधर लगेगा, इस पे फोर्स आया एफ, तो फोर्स कितना आएगा? वो आएगा के। ये चार्ज कितना है? क्यू अपॉन पाई डी थीटा। इधर चार्ज है स्मॉल क्यू अपॉन लेंथ कितना है? आर। ये हो गया। ठीक है। ये मेरे पास एक फोर्स आ गया, मैं इसको मान लेता हूँ स्मॉल पार्ट कट क्या है तो उसका फोर्स मान लेता हूँ मैं डी एफ। सही है। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो ये जो फोर्स लगेगा ये यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा हुआ। ऐसे आप यदि इधर कट करोगे तो इधर फोर्स लगेगा,
तो सिमेट्री से क्या होगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आते रहेंगे, एक तो क्या आ जाएगा एक्सियल कंपोनेंट आ जाएगा और एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये वाले कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट आएगा एक इसका ये कंपोनेंट आएगा और ये एक्सियल कंपोनेंट आ जाएंगे। सही है, आ गया समझ में। अच्छा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा डी एफ साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डी एफ साइन थीटा। तो यदि मैं इस कंपोनेंट की बात करूँ, एक्सियल पार्ट की बात करूँ, एक्सियल कंपोनेंट, एक्सियल बोल देते हैं, ठीक है इस वाले को, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी एफ साइन थीटा। और बाई सिमेट्री परपेंडिकुलर आर कैंसिल। ठीक है, क्योंकि जब इधर कट करोगे आप तो ये फोर्स ऐसे आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एक आएगा, ये दोनों क्या होंगे, ये वाले जो अपोजिट वाले हैं ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हटा देता हूँ मैं। इसका मतलब मेरे पास जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा डी एफ साइन थीटा। इधर की साइड इन सबको क्या करना है, मेरे को ऐड करना है। ठीक है, तो यदि इसको ऐड करना है तो मेरे पास जो एफ आएगा फोर्स वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, थीटा क्या है जीरो से लेकर के पाई, जीरो से लेकर के पाई। एफ आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, डी एफ की वैल्यू रख दो इसमें, ये हो जाएगा मेरे पास के क्यू, ये आ गया मेरे पास स्मॉल क्यू, डी थीटा है, साइन थीटा इधर है, तो साइन थीटा डी थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। यही आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो कॉन्स्टेंट को तो बाहर निकाल लेते हैं, जीरो से पाई है, तो ये आ गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो से पाई, और ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस थीटा, तो ये आ गया माइनस के कोस थीटा, लिमिट लग गई जीरो से पाई। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे अपन, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा, ये आ गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा सबसे पहले पुट करेंगे पाई, तो माइनस को बाहर निकाल ले क्या, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस निकाल लिया बाहर, जो होगा कोस थीटा, उस पर लिमिट है जीरो से पाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस पाई माइनस के वन माइनस कोस जीरो 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2k क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि मेरे पास कुछ ऐसा है, ये लिख देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास एक लाइन चार्ज ये अब की बार क्या है, ऐसे रोड है एक, सही है, ये एक रोड है। ठीक है, इस पर मैंने क्या किया है, प्लस 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 कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, इससे मैंने ए डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, और आपको क्या निकालना है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना है। ठीक है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब एक बार कैसे निकालोगे, अब एक बार निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वही सेम काम करेंगे। अब की बार क्या करेंगे अपन, एक छोटा सा पार्ट कट कर देते हैं, छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं। ये मान लेता हूँ मैं एक्स डिस्टेंस पे, सही है, तो पेन दूसरा यूज कर लेते हैं अपन। ये मैं मान लेता हूँ कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, सही है। ये मैंने एक्स डिस्टेंस पे dx का एक पार्ट कट किया है। ये जो लेंथ मान लेता हूँ मैं, लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, ये स्मॉल एल जैसे मानना चाहो। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि लेंथ क्या है, स्मॉल एल है। ठीक है, स्मॉल एल ही गिवन है। तो इस पर जो चार्ज है, चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है। तो आपके पास इस स्मॉल पार्ट पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज इस पर हो जाएगा, dx पे चार्ज कितना हो जाएगा, dx पे मेरे पास जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा q बाई स्मॉल एल इंटू dx। ठीक है, तो df कितना हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा मेरे पास k, ये आ गया q बाई एल इंटू dx इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास k q स्मॉल q अपॉन एल आ गया dx, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये आपके पास df आ गया। ठीक है, अब सारे जो पार्ट, जो अपने पार्ट के छोटे से, ये सारे क्या होंगे, ऐड होंगे, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो f आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक करना है, x वेरी कर रहा है आपके पास a से लेकर के a प्लस एल तक, a से लेकर के a प्लस एल।
सही है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये आ गया ए, कॉन्स्टेंट बाहर निकालना है तो थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल बाहर इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स ए से ए प्लस एल। सही है, तो जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास ये जो आंसर आएगा इसकी लिमिट पुट कर देना, माइनस बाहर लेकर के जैसे पिछली बार पुट की थी। आपके पास आंसर आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल ए प्लस एल। ये आपके पास आ जाएगा फोर्स। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखो वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, मेरे को पता है कि जो फोर्स लगता है यदि मेरे पास एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, ये r डिस्टेंस पे है। ठीक है, Q1 इस पर फोर्स लगाएगा इधर, Q2 इस पर फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, ये दोनों फोर्स होते हैं, ये होता है सेम इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, यदि मैं Q2 पे फोर्स मानूँ Q1 की वजह से F21, तो F21 आएगा, इसकी डायरेक्शन आएगी इधर, उसकी डायरेक्शन आएगी F12, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी लेफ्ट साइड में। ये फोर्स आ गया F12 1 पे फोर्स 2 की वजह से। तो जो दोनों फोर्स है वो सेम है, मैग्नीट्यूड है, अपोजिट है डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूँ कि जो F21 है वो बराबर है माइनस F12 के। सुनना की बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो ऐसा ही काम अपन करते हैं वेक्टर फॉर्म के लिए। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक Q1 चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है Q1, ये Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस आ गई वो आ गया मेरे पास R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, R21 कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। सही है, अब Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो यदि मैं इसका फोर्स लिखूँ F21 फोर्स ऑन 2/1, ये हो जाएगा के चार्ज Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R21 का स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में। अभी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वही है जो R21 की है। डायरेक्शन की क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर, तो ये हो गया R21 कैप। इसको मैं लिख सकता हूँ के Q1 Q2 अपॉन इस R21 कैप को लिख सकता हूँ मैं R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, तो इधर क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ये समझ में आ गई कैसे लिखते हैं? सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सी आ रही है, R21 की डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन यूज किया है तो मैंने कैप लगाया है। इस कैप को लिख सकता हूँ मैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो नीचे आ जाएगा क्यूब। ये मेरे पास आ जाएगा F21। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? तो इस तरीके से अपन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। अब देखो वेक्टर फॉर्म में जो चीज़ ध्यान रखनी है वो एक तो ये ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू आप पुट करोगे चार्ज की वो आपको करनी है विद साइन। ठीक है, तो वैल्यू कैसे पुट करोगे, तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ पुट वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन। फिर आपके पास जो डायरेक्शन है वो अपने आप आ जाएगी। यदि नेगेटिव होता है एक्चुअल में तो अट्रैक्ट कर रहा हो तो अपोजिट डायरेक्शन आती है, लेकिन माइनस आ जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगी, अपोजिट। ठीक है, तो एक तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है अपोजिट, वैल्यू के क्या पुट करनी है, साइन के साथ रखनी है। ठीक है, ये रिलेशन बताइए। अच्छा, एक चीज़ और, ये अपन जनरली यूज नहीं करते, ये बहुत रेयर यूज होता है। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो जो अपन यूज करते हैं, यूज कब करते हैं, जनरली यूज करते हैं या तो आप क्या है ईजिली निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो कांट फाइंड डायरेक्शन इजीली, और व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ चार्जेस आर गिवन, या मैं कह सकता हूँ आंसर इन वेक्टर फॉर्म, आंसर इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यदि आप आंसर वेक्टर फॉर्म में या तो तब यूज करते हैं अपन जनरली इसको। ठीक है, या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और कोऑर्डिनेट्स आपको इजीली नहीं पता चल रहा है, भाई एक्स का लॉन्ग दिए हुए तो इजीली पता चल रहा है, वाई का लॉन्ग है इजीली पता चल रहा है, तो आपको इजीली पता चल रहा है तो ठीक है। यदि आपको कुछ 3D में रैंडम कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, उस केस में अपन क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, जनरली अपन बहुत कम यूज़ करते हैं, मुश्किल से 5% क्वेश्चन भी होंगे जिसमें क्या कर रहे होंगे अपन, वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास
दो चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। एक चार्ज है माइनस का Q1, एक चार्ज मैं ले लेता हूँ माइनस का Q1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 2, 3। दूसरा चार्ज दे रखा है वो चार्ज है Q3, ठीक है। या एक चार्ज मान लेता हूँ मैं Q2, एक चार्ज मान लेता हूँ Q3। Q2 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0, 0। तो Q3 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे पास 7, 1, 2, ठीक है। Q1 है, Q1 के बजाय क्या यूज किया है -Q1, 4, 2, 3 कोऑर्डिनेट है। Q2 है, उसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0। तो Q3 है, उसका कोऑर्डिनेट है 7, 1, 2। सही है। आपको क्या फाइंड करना है? पहले चीज़ आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ठीक है। Q1 या -Q1, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरा आपको फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q3, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने का तरीका सिंपल है। इधर पहले की बात करूं, पहला Q2 पे फोर्स चाहिए -Q1 की वजह से। तो अब मेरे को क्या दे रखे हैं? कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो मैं वेक्टर फॉर्म यूज कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज क्या रखने विद साइन माइनस के Q1 Q2, ठीक है। आगे ऑप्शन में अपॉन यहाँ मेरे को क्या रखना है? जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका क्यूब। तो ये हो जाएगा मेरे पास √4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका क्यूब इनटू यहाँ पर क्या रखेंगे? वेक्टर। अच्छा वेक्टर क्या है आपके? किससे कहाँ गए हो आप? Q2 पे देख रहे हो। Q2 से देख Q1 -Q1 का देख रहे हो Q2 पे। तो अपन माइनस करेंगे सेकंड वाले से, जिस पे देख रहे हैं उससे माइनस करेंगे। माइनस करोगे तो आ जाएगा मेरे पास वेक्टर आ जाएगा -4 i कैप -2 j कैप -3 k कैप। ये बात समझ आ गई कि मैं जो फोर्स देख रहा हूँ ये मेरे पास एक है, ये दूसरा है। जिसपे फोर्स देख रहे हैं उससे क्या करना होता है? माइनस, ठीक है। तो ये फोर्स ये आ गया मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा? 13 और 16 29, ठीक है। तो √29 उसका क्यूब, तो ये k की वैल्यू रख लेंगे 9 × 10⁹ आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं अपन सेकंड वाले पे। सेकंड में उसने क्या पूछा है? सेकंड वो कह रहा है कि आपको क्या बताना है? एक्स कंपोनेंट बताना है। अब देखो एक्स कंपोनेंट बताना है तो आप यदि ध्यान दोगे तो जो वेक्टर फॉर्म आई है इसमें आई कैप क्या देगा? एक्स कंपोनेंट देगा। जे कैप क्या देगा? वाई कंपोनेंट देगा। और के कैप क्या देगा? जेड कंपोनेंट देगा। इसका मतलब मेरे को एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो मेरे को पूरा जो वेक्टर लिखा है मैंने ये पूरा नहीं लिखना, केवल आई कैप वाला लिखना है। अब 3 पे चाहिए, तो 3 पे क्या हो जाएगा? एक तो आ जाएगा 1 की वजह से और एक आ जाएगा मेरे पास 2 की वजह से। इन दोनों की वजह से आएगा। और क्योंकि मेरे को एक्स कंपोनेंट चाहिए तो मैं ये इसका लिख रहा हूँ एक्स कंपोनेंट, तो इसका भी एक्स कंपोनेंट ले लेता हूँ, इसका भी एक्स कंपोनेंट और इसका भी क्या ले लेता हूँ? एक्स कंपोनेंट। सही है। चलो 3 पे 1 की वजह से, 3 पे 1 की वजह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k -Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस का क्यूब। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? 7 -4 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया √ में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ 9, तो ये आ गया मेरे पास 9, ठीक है। फिर 1 में से 2 गए तो -K1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में से 3 गए तो -K1 -1 का स्क्वायर भी 1 का √ ये हो गई डिस्टेंस, इसकी पावर 3। अब देखो जो वेक्टर लिख रहे हैं उसके लिए क्या लिखेंगे? ओनली कंपोनेंट लिखना है एक्स का, इसलिए 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचा? 3, तो ये आ गया 3 i कैप। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 - 4 3 दैट इज i कैप। ठीक है, कोई दिक्कत? चाहो तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ 3, ये आ गया मेरे पास 3 i कैप प्लस। अब चाहिए मेरे को 3 पे सेकंड की वजह से, तो k 3 पे चाहिए सेकंड की वजह से, तो Q2 Q3। ध्यान रखना चार्ज क्या रखना है? विद साइन अपॉन इसकी डिस्टेंस ये, तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा? √ 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको अपन क्या रख सकते हैं? इसको मैं रख सकता हूँ 49 + 1 + 4 का √ ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3। सही है। अच्छा, इसका क्या करना है? क्यूब, तो ये होगा क्यूब इनटू यहाँ पर क्या रखेंगे अपन? 7 - 0 i कैप, तो 7 i कैप
ये मेरे पास क्या हो गया, जो Q3 है उस पर फोर्स हो गया और उस फोर्स का क्या कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस तरीके से अपन वेक्टर फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम काम आता है। तो लेकिन जब भी आपको यदि वेक्टर में आंसर चाहिए, फोर्स का आंसर किसमें चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो अपन ये फॉर्म जनरली यूज करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है आज। एक तो अपन ने पढ़ा है कि अपने पास जो मीडियम है, एक पढ़ा है इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम का इफेक्ट क्या है। दूसरा क्या पढ़ा है, मल्टीपल मीडियम। मल्टीपल मीडियम है, उसमें कैसे सोल्व करते हैं कि अपन डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस को मान लेते हैं कि वो बढ़ी हुई है अंडर रूट ऑफ ER से। सही है, अच्छा। और मीडियम में क्या होता है कि जो फोर्स है वो कम हो जाता है एप्सिलॉन R टाइम्स। फिर अपने तीसरी चीज़ क्या पढ़ी है, तीसरी चीज़ अपने पढ़ी है कि इसमें इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम आता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप से अपने पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है उससे क्या पता कर सकते हैं कि चार्ज है कि नहीं है, चार्ज और नॉट। सही है, मैग्नीट्यूड किस पे ज़्यादा है किस पे कम है, नेचर। ठीक है, तो तरीके दो तरीके हैं। एक तो कौन सा तरीका है मेरे पास, कंडक्शन टच करके, और एक है इंडक्शन। तो ये इन तरीके से अपन चेक करते हैं। यदि आपको नेचर चेक करना है तो पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ा कि चार्ज डेंसिटीज़, चार्ज डेंसिटीज़ इसमें 3 टाइप की थी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, आइए बात समझ। लीनियर कब होती है, जब लाइन के लॉन्ग हो, सरफेस जब सरफेस पे चार्ज हो, और वॉल्यूम जब वॉल्यूम में चार्ज हो। ठीक है, फिर मैंने देखा इसमें कि कंडक्टर पे चार्ज हमेशा सरफेस पे चला जाता है, इसलिए उसके लिए जनरली सरफेस यूज होती है। किसके लिए, कंडक्टर के लिए जनरली। ठीक है, वॉल्यूम जब वॉल्यूम अंदर चार्ज हो तो ये जनरली यूज होती है डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के लिए, क्योंकि उसमें जहाँ चार्ज होगा वहीं चार्ज रहेगा। ठीक है, और कंडक्टर है उसको हम यूनिफॉर्मली चार्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे चार्ज दोगे तो चार्ज फ्री है तो वो रिपेल कर करके सरफेस पे चला जाएगा, तो अंदर चार्ज नहीं रहेगा, इसलिए यूनिफॉर्म चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। ये बहुत कम काम आती है, 5% से भी कम काम आ रही है। ठीक है, कब यूज करना है, जब कोऑर्डिनेट दिए हुए हो आपको चार्जेस के। ठीक है, या आंसर वेक्टर फॉर्म में चाहिए, या आप इजीली डायरेक्शन नहीं देख पा रहे रिजल्टेंट की, तो अपन जनरली क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालते हैं। इसमें जो ध्यान रखना है वो क्या करना है कि जो चार्ज पुट करते हैं, पुट चार्ज विद साइन। सही है, और जो मेरे पास R कैप है उसकी डायरेक्शन बोलूँ, या मैं R की जो डायरेक्शन है वो जिस पे निकालना है फोर्स, उससे जिससे निकालना है उससे माइनस करते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।